हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी यूजीसी नेट लॉ दिसंबर की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और मैं दिव्या आपके लिए आपकी फ्री सीरीज अग्नि परीक्षा बैच जो कि फोकस कर रहा है यूजीसी नेट लॉ दिसंबर को स्पेसिफिकली, उसका आज थर्ड यूनिट थर्ड सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ, जिसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो कि आधे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि सब्जेक्ट क्या है। मेरे पास बच्चों की जो क्वेरीज आती है इस सब्जेक्ट को लेके, दैट इज कि मैम कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है क्या, हम इसके अंदर क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। और इसकी क्वेश्चंस आर स्पेसिफिकली more concentrated on the not analytical aspect but the jurisprudential aspect of your law of comparative public law. तो जूरिस्प्रूडेंस को जब फोकस करता है, यानी कि फिलोसफी को जब फोकस करा जाता है, वो सब्जेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कंपेयरिंग टू अदर सब्जेक्ट्स जिनके अंदर हमको डायरेक्ट आंसर्स करने होते हैं। तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ जो अब आपको पढ़ाया जाएगा, आई प्रॉमिस यू, इसके बाद आपको कंसेप्ट्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रेलेवेंस, मेथड्स, मेथोडोलॉजी, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स इन कंपैरिजन। बेसिक चीज अब पहले ये समझते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ है क्या, इस चीज को समझते हैं। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन्स एंड कंट्रास्ट द लीगल सिस्टम्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये लाइन है जो आपको फोकस करनी है, ठीक है। क्या कहते हैं ये? लीगल सिस्टम्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो लॉ को लेके, गवर्नेंस को लेके जो प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग कंट्रीज की, उनकी स्टडी के ऊपर फोकस करना, उनके कंपैरिजन के ऊपर फोकस करना, उनको समझना, वो है आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। जो आपका पब्लिक लॉ आपको दे रखा है, जो पब्लिक लॉ हो गया कि आपका अक्रॉस बॉर्डर्स जो आपका लॉ है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना, वो आपका कंपैरेटिव। ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, ये हम लोग रेलेवेंस के अंदर समझेंगे। इसकी रेलेवेंस क्या है, कुछ की कंसेप्ट है इसके अंदर, जैसे कि लीगल सिस्टम हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन हो गए। ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करते हैं जनरल कंपैरेटिव लॉ पर, ठीक है। अब हम इसके अंदर रेलेवेंस समझते हैं। रेलेवेंस से पहले एक एग्जांपल है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ समझने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। इस एग्जांपल के हम अंदर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझ रहे हैं। दो कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस जर्मनी के अंदर, दोनों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स की जो अप्रोच है वो ज्यादा फ्रीडम वाइज ज्यादा ब्रॉड है, फ्री है। कैसे? वहां पे वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस भी इंक्लूड कर जाते हैं, इंक्लूडिंग हेट स्पीच। मतलब यूनाइटेड स्टेट के अंदर जब आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हो, तो वहां पे आप हेट स्पीच भी दे सकते हो। कहां तक? जब तक वो कोई वायलेंस को या डायरेक्ट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी को नहीं लेकर आ रहा है, तो वो इतना ज्यादा ब्रॉड, इतना ज्यादा ओपन माइंड है जो यूनाइटेड स्टेट्स का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहीं पे जो आपका जर्मनी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो कि जर्मनी बेसिक लॉ के अंदर आता है, वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो कैसे रिस्ट्रिक्टेड है? प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट इंक्लूड्स specific limitation aimed at protecting human dignity and preventing hate speech, particularly given the historical context of Nazi Germany। मतलब स्पेसिफिकली जर्मनी की हिस्ट्री जिस हिसाब से रही है उसको फोकस करते हुए वहां पे ये चीज का स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरीके की कोई हेट स्पीच ना आए, आप अपने मुंह से कोई भी ऐसे शब्द ना निकालें। तो ये एक डिफरेंस था, ठीक है। अब रेलेवेंस को समझते हैं। क्या रेलेवेंस है? हमें कंपैरेटिव पब्लिक लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है? हम लॉ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? हमें कंपैरिजन क्यों करना है? कंपैरिजन करने के लिए जरूरत यहाँ पे इसकी इसलिए
पहली चीज, लीगल डेवलपमेंट। कंपैरेटिव लॉ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लीगल सिस्टम्स इवॉल्व एंड अडैप्ट ओवर टाइम। जब आप अलग अलग कंट्रीज के लीगल सिस्टम को देखेंगे, जब आप ये देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स को अप्लाई करा है, कोई एक पर्टिकुलर जजमेंट है, उसके अंदर किसी जज ने कोई बहुत पुराना इंसेप्शन टाइप पे कोई प्रिंसिपल है जो जज ने अप्लाई करा है, तो वो एक जुडिशियल एस्पेक्ट बन जाता है, वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है जो हम अपनी कंट्री के अंदर यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन जाता है जुडिशरी के अंदर। वहीं से हमारी लीगल डेवलपमेंट होती है। बहुत बारी आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी जजमेंट पढ़ेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेफरेंस जो होता है वो दूसरी कंट्री के किसी जज की जजमेंट का होता है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, मैं उनकी बात कर, ठीक है। उसके बाद हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉस। अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं, अलग अलग तरीके, मतलब जो बाकी स्टेट्स के अंदर, नॉट जस्ट योर लोकल लॉज, जो बॉर्डर वाइज लॉज हो गए आपके, जैसे कि ह्यूमन राइट्स लॉज हो गए, ट्रैफिकिंग लॉज हो गए, ड्रग्स लॉज हो गए, ये सारे लॉज होते हैं कि एक कंट्री है उसने ड्रग्स को लेके लिबरलाइज कर दिया, लीगल कर दिया, और आपकी कंट्री उसके बॉर्डर बी कंट्री है जो उसके साथ में है, बी यहाँ पे ए कंट्री है, ये यहाँ पे बी कंट्री है, बीच में बॉर्डर है, ए के भी ड्रग्स लीगलाइज्ड है, बी के अंदर ड्रग्स लीगलाइज्ड नहीं है। अब ये दिख रहा है कि ए से यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो आप यहाँ पे ए कंट्री और बी कंट्री बैठेंगे, वो अपने लॉस को डिस्कस करेंगे, कुछ तरीके से स्ट्रिक्ट होंगे, एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचेंगे, दैट इज योर हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉस, कि जो आपके लॉ है डोमेस्टिक लॉस और जो हमारे डोमेस्टिक लॉस है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर रह रहे हैं, एक बाउंड्री को हम लोग शेयर कर रहे हैं, दैट इज योर हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉस। उसके बाद लीगल एजुकेशन। ऑब्वियसली लीगल रिसर्चर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये चीज, तभी आपकी ग्रोथ होती है, हमें समझ आता है कि किस तरीके से लॉ जो है वो इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, जब लोकल पॉलिसी मेकिंग बनती है और आपको दिखता है कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर पर्टिकुलर पॉलिसी अप्लाई करनी, एक प्रिंसिपल अप्लाई करा गया है एंड द रिजल्ट्स ऑफ इट आर वेरी बेनिफिशियल, तो द अदर कंट्री आल्सो ट्राइज कि वो अपनी पॉलिसी के अंदर उस लॉ को लेकर आए फॉर इट्स ओन पर्पस, फॉर इट्स ओन ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसको आप हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ से रिलेट कर सकते हैं, तो ये आपकी बेसिक रेलेवेंस रहती है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ। कुछ एग्जांपल इसके देख लीजिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, एक कंपैरेटिव स्टडी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की और साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन की, किसकी अप्रोच को लेके, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्रोटेक्शन को लेके। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस्ड है, वाइल आपका साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी के ऊपर फोकस्ड है। दूसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एग्जामिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड कनाडा। कहां पे डिफरेंस आता है, इंडिया के अंदर एक कॉलेजियल सिस्टम ऐसा है जहां पे सीनियर जज जो होता है वो अदर जजेस को अपनी पोजीशन पे अपॉइंट कर सकता है, वहीं कनाडा के अंदर इसका एक फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है। द डिफरेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि रेलेवेंस किस तरीके से पता चलती है। अब आता है आपकी मेथड्स कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को लेके कि किस किस तरीके से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पीवाईक्यू ज्यादातर यहीं से पूछे जाता है, तो इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है, बस बेसिक समझिएगा। फंक्शनल मेथड, दिस अप्रोच फंक्शंस के ऊपर फोकस करता है, बेसिकली लॉज के बेसिक एंड बहुत बेसिक चीज है, फंक्शंस दैट लॉज परफॉर्म। स्टडी किस चीज की कर रहा है, लॉ जो फंक्शन कर रहा है उसको स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल मेथड में कि आपका इंसेप्शन कहां से आया, आपकी हिस्ट्री कहां से आई। हम अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो इतनी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन कुछ 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 पार्ट लेके सबसे बड़ा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है। हिस्टोरिकल मेथड यहीं पे फोकस करता है। स्टैटिस्टिकल मेथड के अंदर आप एक क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के दूसरी पर्टिकुलर कंट्री के, और आप उनको कंपेयर करते हैं अपनी स्टडी के लिए। केस स्टडी मेथड के अंदर आप केसेस जो सॉल्व हुए हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उनकी जजमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि एक्चुअली जजेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपने जजमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं नॉर्मेटिव मेथड जो कि नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर फोकस करता है, दैट इज योर जस्टिस, फेयरनेस एंड एफिशिएंसी। इन तीन चीजों पर जो आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनकी स्टडी को फोकस करता है कि जो लॉज एक पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लीमेंटेड है क्या वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
देन आता है आपका कॉमन कोर मेथड। दो कंट्रीज है जिनके लॉ बने हुए अलग अलग, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड के बेसिस पे बने हुए वो लॉ, उस कॉमन कोर मेथड को पढ़ने के लिए स्टडी करी जाती है। एनालिटिकल मेथड जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है आपके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और उनकी इम्प्लीकेशंस को विद इन डिफरेंट जुरिसडिक्शन, मतलब सिर्फ कंपैरिजन नहीं कर रहा, इन डेप्थ स्टडी कर रहा है। और लास्ट है आपका द लॉ इन कंटेक्स्ट। ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ये किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को। इन चार सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट्स को स्पेक के ऊपर फोकस करता है द लॉ इन कंटेक्स्ट मेथड्स का। ठीक है, मेथड्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ देना, आई विल क्लैरिफाई इट। अब प्रॉब्लम्स आती है ऑल्दो कंपैरिजन, सी कंपैरिजन इज बेसिक। तो प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं? प्रॉब्लम्स आती है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, जनरल आएंगी जब आप दो एरियाज को डील कर रहे होंगे। तो आपके पास लैंग्वेज की, कल्चर की, उनके स्टैंडर्ड्स की, उनकी प्रैक्टिसेस की, उनको समझने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे आती है देख लेते हैं। पहला आ गया आपका कल्चरल डिफरेंसेस। अलग अलग कल्चर्स होते हैं, लॉ है बना हुआ है, सेम लॉ किसी और कंट्री में भी अप्लाई करा हुआ है, लेकिन एक कंट्री के अंदर अगर एक लॉ अप्लाइड है और बी कंट्री के अंदर सेम लॉ, दोनों की इम्प्लीकेशंस के अंदर डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ए का कल्चर अलग होगा, बी का कल्चर अलग होगा। रूट्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके हिसाब से होता है। अगर एक जगह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हो, जो भी आप लॉ बनाएंगे किसी भी कंट्री का लॉ हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हर कंट्री के अंदर होते हैं। अगर एक कंट्री के अंदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहे हैं और बी में फॉलो हो रहे हैं, तो चाहे दोनों ने एग्जैक्टली डिटो सेम लॉ बना रखा हो, लेकिन इम्प्लीकेशन में फर्क आएगा। ये कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर आता है। लैटिन के अंदर ज्यादातर लॉज लिखे होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में लॉ लिखे होते हैं। अब इंटरप्रिटेशन के अंदर दिक्कत आती है, तो क्या करोगे आप? इंटरप्रिटेशन के अंदर दिक्कत आ गई तो वो लॉ गलत पढ़ा गया ना। तो लैंग्वेज बैरियर वही चीज है। डाइवर्सिटी ऑफ लीगल सिस्टम, अलग अलग बहुत सारे लीगल सिस्टम्स हैं। बेसिकली कॉमन लॉ वर्सेस सिविल लॉ, यानी कि आपका यूनिवर्सली जो लॉ अप्लाई हो रहा है और डोमेस्टिकली जो लॉ अप्लाई हो रहा है, उन दोनों में क्लैशेस ज्यादातर होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लीगल सिस्टम्स उसी को कहते हैं। सिलेक्शन बायस, जो रिसर्च कर रहा है वो अपना हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए वो एक पर्टिकुलर ऐसी ही कंट्री को चूज कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऐसे एरिया को चूज कर रहा है कि उसका हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक हो। तो यहाँ पे जो रियलिटी है, जो जानने की जरूरत है हमें, वो हमें पता ही नहीं। उसके बाद आता है आपका डायनामिक नेचर ऑफ लॉ। ऑफ कोर्स लॉ चेंजिंग है, इवॉल्विंग है। आज से 5 साल पहले जो स्टडी करी थी किसी लॉ को लेके, ऑब्वियसली वो 5 साल बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगी, नए लॉज आ जाते हैं। 6-6 महीने में लॉज बदल जाते हैं आजकल। Considerations: the application of comparative law must be sensitive to ethical concerns, particularly when analyzing laws related to human rights and social justice. ये हो गई आपकी प्रॉब्लम्स जो बेसिक आती है। इनसे क्वेश्चंस वैसे आता नहीं है, मेन क्वेश्चंस आपके मेथोडोलॉजी के अंदर से ही आते हैं, तो आप उसमें ध्यान दें। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको ये रियलाइज होगा कि जो मैं आपसे जुरिस्प्रूडेंशियल फिलोसफिकल पार्ट की बात कर रही थी, वो आपकी इन क्वेश्चंस में जिस पर पीवाईक्यू मिक्स्ड है आपको यहीं से समझ आ जाएगी। Which concern is associated with the selection bias in comparative law studies? Selection bias चूज कर रहे हैं हम लोग। Focusing only on successful legal system while ignoring the failures, analyzing too many jurisdiction at once, using outdated legal contexts, overemphasizing cultural factors in law. इसका कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे सिलेक्शन बायस को नहीं कर रहा। यूजिंग आउटडेटेड डेटा, ये वैलिड ही नहीं होगा। जब आउटडेट हो गया तो क्या ही करेंगे उसको। एनालाइजिंग टू मेनी जुरिसडिक्शन एज वन, ये इसका अपोजिट हो गया सिलेक्शन बायस का। सो योर करेक्ट आंसर इज फोकसिंग ओनली ऑन द सक्सेसफुल लीगल सिस्टम्स व्हाइल इग्नोरिंग फेलियर्स। फेलियर से रियलिटी चेक ज्यादा मिलता है कि एक पर्टिकुलर लॉ कामयाब है कि नहीं है, लेकिन अपना हाइपोथेसिस प्रूव करने के लिए वो उसको टच ही नहीं करते। सिलेक्शन बायस। इन कंपैरेटिव लॉ, व्हाट डज द टर्म लीगल ट्रांसप्लांट रेफर टू? ये आपका पीवाईक्यू है। The process of adopting foreign laws into domestic laws, the removal of outdated laws, ये नहीं है।
The establishment of new legal institution भी नहीं है, the translation of laws into different languages भी नहीं है, the process of adopting foreign laws into domestic laws, correct आंसर है आपका legal transplant। उसके बाद which method focuses on the organizational framework of legal system। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के ऊपर कौन ध्यान देता है? हिस्टोरिकल मेथड नहीं देता, हिस्ट्री के ऊपर करता है। नॉर्मेटिव मेथड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करता है। फंक्शनल मेथड लॉ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी बात कर रहा है। फ्रेमवर्क की बात स्ट्रक्चर करता है, तो आपका स्ट्रक्चर मेथड हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब स्ट्रक्चर मेथड हमने मेथोडोलॉजी में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है आपको, अगर बाकी सारे आपने ध्यान से पढ़े और कंसेप्ट समझा है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। Which of the following methodologies focuses on identifying common legal principle across jurisdiction? Identifying common legal principle पढ़ा था हमने, common core method अभी पढ़ा था। The law in context method emphasizes, ये आपका PYQ है। The importance of which, किन चीजों की बात करेंगे? स्पेक्ट की बात करेंगे हमने, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट कल सुन रह गए इसके अंदर बस। तो ये आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, बेसिक्स खत्म हुए। आई होप आपको एटलीस्ट ये चीज क्लियर हो गई कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ होता क्या है, उसके अंदर चीजें क्या क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, करते हैं तैयारी प्रोफेसर बनने की।